स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको लीगल जीके का अपना 41th सेशन लेकर आ चुका हूं, जहां पे मैं आपको आज की क्लास के अंदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझाऊंगा और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर अवर जुडिशियल एग्जाम्स, एपीओ एग्जाम्स, जेएलओ एग्जाम्स के लिए मैं आपको कुछ आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा। और ट्रस्ट मी, आज का सेशन अटेंड करने के बाद में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होगा अंदर से, और एक कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जो बहुत मुश्किल मुश्किल बातें होती है ना, वो आज के सेशन का अगर आप पूरा अटेंड कर लोगे, बहुत ईजी तरीके से आपको मैं समझाऊंगा और आपको खुद अंदर से फील होगा कि यार ये इतना मुश्किल क्वेश्चन मुझे लगता था, लेकिन ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन निकला। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप आज मेरी बात ये मान लेते हो, वेल एंड गुड। नहीं मानते हो तो कल आप मेरी बात ये जरूर मानोगे। पूरे यूट्यूब के ऊपर मैं ऐसा जो कंटेंट लेके आ रहा हूं, पूरे यूट्यूब के ऊपर ये कंटेंट आपको कभी नहीं मिलेगा लाइफ के अंदर। याद रखिएगा, इतने सीधे शब्दों में और इतने आसान शब्दों में इतनी इंपॉर्टेंट बातें जो हम एग्जाम के अंदर पढ़ने के बाद में बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, मैं आज आपको चुटकियों में सारी चीज सिखा दूंगा। याद रखिएगा। तो आज का सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे। जैसे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि आज मैंने आपको बोला था ना कि मैं स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊंगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो बता रहा हूं कि क्या होता है इसके अंदर, कि हमारा जो पूरा संविधान है, मेरे पे संविधान का जो बेर एक्ट होगा वो पढ़ने के बाद में, उससे पहले मेरे को अपने दिमाग में क्लियर कर लेना। मैं इसमें तीन कहानियां हैं। पहली कहानी है अपनी किसकी? प्रियम्बल की। दूसरी कहानी अपनी किसकी? आर्टिकल्स की। तीसरी कहानी अपनी इसकी शेड्यूल्स की। तो आर्टिकल्स और शेड्यूल्स एंड अपना प्रियम्बल, ये तीन कहानियां हमारे को पढ़नी होती है। अब सबसे पहले बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, भाई संविधान बनाया तो होगा ना किसी ने, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा संविधान बनाया गया है। ये मैं आपको प्रीवियस अपने लीगल जीके के सेशंस के अंदर ऑलरेडी ये चीज क्लियर कर चुका हूं। लेकिन आज के सेशन में आपको बता रहा हूं कि प्रियम्बल जो हमारा संविधान है ये बना होगा। अब प्रियम्बल भी तो हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जब ये हमारा संविधान बनकर पूरा तैयार हो गया था ना, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको याद आया था कि अरे अरे यार, हमारे को अपने संविधान के अंदर प्रियम्बल नाम की चीज को भी डालना चाहिए, तो हमारा संविधान बहुत बढ़िया रहेगा। तो याद रखिएगा कि हम जब अपना संविधान, मैं अगर अपना संविधान अभी की डेट में पढ़ूंगा तो मेरे को सबसे पहले प्रियम्बल देखने को मिलता है। लेकिन इसके अंदर एक फैक्ट की बात यह है कि प्रियम्बल जब ये अपना बनाया जा रहा था, ये बना था जब पूरा संविधान बनकर रेडी हो गया था, उसके बाद याद आया था कि हाँ भाई चलो, प्रियम्बल नाम की चीज भी हमें अपने संविधान के अंदर डालनी चाहिए, एड ऑन करनी चाहिए। तो ये चीज एक फैक्ट की बात है। और आर्टिकल्स हमारे 395 आर्टिकल्स हैं। 22 पार्ट्स के अंदर हमारे संविधान को बांटा गया है। ये आपको बेसिक बातें पता ही होंगी। नहीं भी पता तो आपको, मेरे को ड्यूटी है कि आपको मैं बता दूंगा। और जरूरी खबर, ये जो पर्टिकुलर आपको पीडीएफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ आपको अपनी मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आप लोग बस मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, आपको सारी की सारी जो मैं आपको पीडीएफ बता रहा हूं ना, आपको मेरी एप्लीकेशन के ऊपर ही ये पीडीएफ देखने को मिलेगी। याद रखिएगा। और हमारा जो ये शेड्यूल्स है, शेड्यूल्स हमारे संविधान के अंदर 12 शेड्यूल है। बट याद रखना, इसको ना रोमन लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, रोमन नंबर के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि 12। याद रखना, कभी एग्जाम में कभी पूछ ले कि भाई हमारे शेड्यूल्स जो है कौन से फॉर्म में लिखे गए, रोमन फॉर्म में लिखे गए हैं। हम आगे चलते हैं मुद्दे की बात। अब प्रियम्बल की कहानी चल रही है, तो प्रियम्बल को हम छोड़ तो सकते नहीं है। तो प्रियम्बल जो है जब हमारा बनाया गया था, मैंने आपको बताया था कब बनाया गया था, कि जब पूरा संविधान बनकर रेडी हो गया था ना, तब बनाया था। लेकिन बनाया गया कैसे था? तो सबसे पहली बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो जाने के बाद में तब जाके हमारे संविधान में प्रियम्बल नाम की चीज को इंसर्ट करा गया था, एड ऑन करा गया था। ये फोटो दिख रही है ना, ये ऑफिशियल फोटो है, याद रखिएगा। अब इसके अंदर क्या करते हैं, मैंने आपको जैसे अभी अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था या नहीं, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं कि आज के सेशन के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी बताऊंगा जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशरी का एग्जाम हो, एपीओ का एग्जाम हो, जेएलओ का एग्जाम हो, लॉ ऑफिसर का एग्जाम हो, तो वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आर्टिकल्स। हम जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते दौरान इन आर्टिकल्स को ना मिस कर देते हैं। बट याद रखना, पॉलिटी के पार्ट में, लीगल जीके के पार्ट में इन आर्टिकल्स को आप मिस मत करिएगा, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। और अगर आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, आप गूगल प्ले स्टोर यूज कर रहे हो या आईफोन यूजर्स हो, हर जगह मेरी एप्लीकेशन अवेलेबल मिल जाएगी। तो वहां पर आपको ये पीडीएफ देखने के बाद में आप अपने रिवीजन के पर्सपेक्टिव में, कि आप बस में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, फ्लाइट में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, तो अपना रिवीजन करनी है, सीधा एप्लीकेशन ओपन करा, पीडीएफ निकाली, बात खत्म, अपना रिवाइज करना चालू कर दोगे। तो इसी वजह से मैं आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूं, मिस मत करिएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि नेम ऑफ द यूनियन। नेम ऑफ द यूनियन मतलब भैया हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया है। इंडिया है, जिसको हम भारत भी बोलते हैं, ये लिखा हुआ है हमारा। तो आपसे कोई पूछेगा कि हमारे भारत का नाम इंडिया है, हमारे देश का नाम इंडिया है,
भारत है, ये बात कहीं लिखी हुई है? हम बोलेंगे हाँ जी, ये बात संविधान के आर्टिकल नंबर 1 के अंदर क्लियर शब्दों में लिखी हुई है। अब आपसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा बजट सेट करा जाता है, हर साल बजट आता है, तो ये बजट आता क्यों है? क्या ये कस्टमरी प्रैक्टिस है क्या? क्या ये प्रथा है क्या? कि पहले जब संविधान बना था वहां पे बजट इंट्रोड्यूस करा जाता था, इसलिए प्रथा चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, इसलिए बजट हर साल इंट्रोड्यूस होता है। क्या ये कुछ क्या ऐसा है? द आंसर इज नो। यहाँ पे आर्टिकल नंबर आता है 112 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जहां पे क्लियर शब्दों में बोला हुआ है कि भैया प्रेसिडेंट की सारी जिम्मेदारी होती है हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर अपना प्रेसिडेंट की यहाँ पे जिम्मेदारी होती है कि हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर अपना बजट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। हालांकि जो ये बजट है ये ऑब्वियसली प्रेसिडेंट तो इंट्रोड्यूस करेंगे नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर रहते नहीं है, तो वो अपने साथी को भेजते हैं, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर को भेजते हैं, जिनके द्वारा जो है अपना बजट हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर पेश करा जाता है आर्टिकल नंबर 112 के तहत। ये संविधान के अंदर लिखा हुआ है, कोई प्रथा नहीं होती, याद रखिएगा। अब आता है जीएसटी काउंसिल के अंदर, ये हमारा आर्टिकल आता है 279A ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप लोगों को पता है ना, अमेंडमेंट करने के बाद ही अपना जीएसटी का प्रोविजन ऐड ऑन करा गया था अपने पूरे कानून के अंदर। तो जीएसटी काउंसिल का मतलब ये होता है कि एक ना काउंसिल होती है। अब ये काउंसिल के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब जब अगले साल जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है कि कौन से चीजों के ऊपर जीएसटी लगेगा, कौन से चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, कौन से जीएसटी चीजों के ऊपर जीएसटी बढ़ाएंगे, कम करेंगे, ये सारा काम का जीएसटी काउंसिल के द्वारा किया जाता है एज पर आर्टिकल नंबर 279A, याद रखिएगा। अब बात आती है सूट एंड प्रोसीडिंग्स की, हम बात करते हैं। अब यहाँ पे बात करी गई है कि भाई सरकार के खिलाफ सूट या केस कोई कर भी सकता है, और सरकार जो है किसी के ऊपर सूट या प्रोसीडिंग्स चला भी सकती है। ये बात हमारे को आर्टिकल नंबर 300 के अंदर क्लियर तौर पे बताई हुई है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे संविधान के अंदर डेफिनेशन क्लॉज कहां पर है। अगर मैं कोई भी कानून पढ़ता हूं तो जनरल मेरे को सेक्शन नंबर 2, 3 में या 4 में डेफिनेशन क्लॉज देखने को मिल जाता है, लेकिन हमारे संविधान के अंदर डेफिनेशन क्लॉज जो है आर्टिकल नंबर 366 के अंदर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। और अगर इंटरप्रिटेशन क्लॉज की बात करी जाए, इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी हर एक कानून अगर मैं पढ़ता हूं 3, 4 के अंदर मेरे को देखने को मिल जाता है, लेकिन हमारे संविधान के अंदर इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है आर्टिकल नंबर 367 के अंदर मेंशन करा हुआ है, याद रखिएगा। अब इसके अंदर जो एक शॉर्ट टाइटल क्या भाई हमारे को आर्टिकल बता रखा है, यानी कि जो मैं संविधान पढ़ रहा हूं तो वो संविधान का पूरा नाम क्या है। हमारा देश के संविधान का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात कहां लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 393 के अंदर। अगर आप आर्टिकल नंबर 393 पढ़ोगे तो वहां पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि हमारा जो ये संविधान जो हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अंदर एक बात कर रखी है कि हमारा जो भारत का संविधान है ये एनफोर्स कब हुआ था, इसकी कोई एनफोर्समेंट डेट भी है? मैं बोलूंगा जी हाँ, ये हमारा भारत का संविधान एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से पहचानते हैं, मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं बहुत धूमधाम से। और इसके बाद हमारा ये पर्टिकुलर आर्टिकल कौन सा है, ये बात जो बताता है आर्टिकल नंबर 394 के अंदर एनफोर्समेंट डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता रखी है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इसी के अंदर, आप लोग कमेंट बॉक्स करके बताइएगा कि एनफोर्समेंट डेट तो चलो आपने सर आर्टिकल बता दिया 394, लेकिन अनेक्टमेंट डेट क्या होती है हमारे संविधान की? बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 26 नवंबर 1949 हमारी जो है अनेक्टमेंट डेट हमारे संविधान की होती है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, ये लिखी कहां है? ये लिखी कहां है? अगर मैं आर्टिकल नंबर 393 पढ़ूं वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम बताता है, अगर मैं आर्टिकल नंबर 394 पढ़ूं वो अपना डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। लेकिन एक्चुअल में एनेक्टमेंट डेट हमारे संविधान की कौन सी है और ये बात लिखी हुई कहां है, ये क्या बताई, कहां बताई जाती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि अभी मैं आगे आपको ये चीज को क्लैरिफाई कर देता हूं। अब आगे चलते हैं। अब इसके अंदर बात आती है अमेंडमेंट्स की। अब इसके अंदर बात आती है अमेंडमेंट्स की कि हमारे देश के संविधान के अंदर अमेंडमेंट्स का क्या मामला है, क्या रोल है, क्या कहानी है। तो आर्टिकल नंबर 368 हमारा अमेंडमेंट के बारे में एक सेपरेट आर्टिकल बना हुआ है। पहली बात, अमेंडमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने बोरो करा है, कोई हमने अपना खुद पैदा नहीं करा था, ये हमने बोरो करा है साउथ अफ्रीका से, पहली बात। अब ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जब आर्टिकल नंबर 368 की कहानी या जिक्र भी होता है ना, तो इसको हमेशा आर्टिकल नंबर 13 के साथ में पढ़ा जाता है। इसका मतलब सीधे तौर पे ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी सरकार, मतलब हमारी भारतीय सरकार अगर संविधान के अंदर कोई भी अमेंडमेंट करना चाहती है, पहली बात आर्टिकल नंबर 368 के तहत वो कर सकती है। 105 अमेंडमेंट हुई है, मैंने अभी आपको बताया है या नहीं बताया भी आगे बताऊंगा। तो 105 हमारे देश के अंदर टोटल अमेंडमेंट हमारे संविधान के अंदर हो चुकी है, तो सरकार के द्वारा अमेंडमेंट करी जाती है। लेकिन याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 13 इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, आर्टिकल नंबर 13 ये बात कहता है कि अगर कोई भी कानून, बायलॉज या कोई भी तरह का प्रोविजन ऐसा लाया जा रहा है जो हमारे संविधान के उलट बात करता है, हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाता है, तो ऐसे केस में वो पर्टिकुलर कानून, पर्टिकुलर अमेंडमेंट, पर्टिकुलर प्रोविजन, पर्टिकुलर बायलॉज, पर्टिकुलर ऑर्डर XYZ कुछ भी चीज है उसको
नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, दैट्स इट। तो यानी कि अगर कोई भी अमेंडमेंट ऐसी लाई जा रही है जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को हिला रही है, तो एज पर आर्टिकल नंबर 13 ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी, बात खत्म। इसीलिए हम बोलते हैं कि आर्टिकल नंबर 368 को हम आर्टिकल नंबर 13 के साथ में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं कि हमारे देश के अंदर 2000 जो संविधान है 2023 आज हमारा चल रहा है, तो इसमें टोटल कितनी अमेंडमेंट्स करी गई हैं लागू होने से 1950 से लेके अभी तक 2023 तक, मैं बोलूंगा 105 2023 तक। 106 वाली हमारी अमेंडमेंट जुलाई 2023 के अंदर इंट्रोड्यूस करी गई है, बट उसको अभी जिक्र नहीं है, अब इसको एक्ट बनाया ही नहीं है, इसलिए हम इसको डालेंगे नहीं। अभी मैं बात बोल रहा हूं 105 अमेंडमेंट हमारी हो चुकी है। तो अभी 105वीं अमेंडमेंट लाई गई थी, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 में लाई गई थी। इसके अंदर कहानी क्या थी, बस इसमें इतना बोला था कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को ना पावर्स दे दी गई है, रिस्टोर कर दी गई है। पहले उनकी पावर छीन ली गई थी, उनको रिस्टोर कर दी गई है। किस चीज की पावर, कि अब स्टेट गवर्नमेंट जो है ना एक लिस्ट बना सकती है कि भैया कौन कौन से लोगों को जरूरत है सोशली, एजुकेशनली एंड बैकवर्ड क्लासेस वाले लोगों के लिए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SEBCS। ठीक है, SEBCS, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जितने भी लोग हैं, स्टेट गवर्नमेंट उनको जो है लिस्ट बनाए, और लिस्ट बनाने के बाद में उनके वेलफेयर के लिए जो जो अपनी स्कीम्स लेके आनी है वो लेके आ सकती है। तो ये एक हमारा 105वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 के अंदर लाई गई थी। अब एक अगर हम एंड वाली पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट वाली भी पढ़ लो भाई। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारा कब लाया गया था, 1951 के अंदर। क्या बात कही गई थी इन्होंने सबसे पहले कहानी अपनी याद रखिएगा कि इन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन एड ऑन करा गया था सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस वाले लोगों के लिए, और एक आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज नंबर 4 भी जोड़ा गया था। आपको याद होगा एक केस आता है ना हमारा चंपाकम दोराई राजन का केस, तो जिसमें लड़की को एडमिशन नहीं दिया गया था रिलीजन के बेसिस पे, इकोनॉमिकली या बैकवर्ड क्लासेस की वजह से। इस वजह से आर्टिकल में 15 क्लॉज 4 एक इंसर्ट एडिट करा गया था। और साथ ही में बहुत ज्यादा लैंड रिफॉर्म्स लैंड का डिस्प्यूट भी चल रहा था, तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए आर्टिकल नंबर ये लैंड रिफॉर्म्स के लिए हमारे संविधान के अंदर शेड्यूल नंबर 9 भी इंसर्ट करा गया था, ऐड करा गया था, याद रखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहां पर मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम प्रियम्बल की कहानी और पढ़ते हैं। अब ये प्रियम्बल की अगर मैं कहानी पढ़ रहा हूं, तो प्रियम्बल की कहानी, अमेंडमेंट की कहानी खत्म हो जाने के बाद अब आती है प्रियम्बल की कहानी। प्रियम्बल की कहानी स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि प्रियम्बल जो है बनाया गया था संविधान बनाने के बाद में। कैसे, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और इस प्रियम्बल को जो एडॉप्ट करा गया था 22 जनवरी 1947 को, याद रखिएगा। और ये जो प्रियम्बल है ना, ये कोर्ट्स के ऊपर लागू नहीं होता है, ये केवल मदद करता है कोई भी इंटरप्रिटेशन के अंदर। अब याद रखिएगा, कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी कानून है, अगर कोई भी कानून के अंदर कोई बात लिखी हुई है, तो कोई भी व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है कि उस कानून को चैलेंज कर सके कोर्ट्स के अंदर प्रियम्बल के बेसिस के ऊपर, कि प्रियम्बल के अंदर देखो ये बात लिखी है, कानून के अंदर ये बात लिखी है, तो प्रियम्बल की बात मानी जाएगी। जज साहब, इस मेरी अमेंडमेंट को, मेरे पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन को सुना जाए, और जो आपको ठीक लगता हो जज साहब वो सुना जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रियम्बल का जो कंसेप्ट है ये कोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। और हमारा जो प्रियम्बल है पूरे जीवन में एक ही बार अमेंड हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946 के आने के बाद में। अब अमेंड होने का मतलब क्या है भाई, इसमें 3 शब्द ऐड ऑन करे गए थे। पहला सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये 3 शब्दों का गठन जो है हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946 के आने के बाद में, पहली बार प्रियम्बल को अमेंड करने के बाद में ये 3 शब्द का गठन करा गया था, एड ऑन करा गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। बात खत्म हो जाती है। अब थोड़ी सी जानकारी मैं आपको अपने बैचेस के बारे में भी देना चाहूंगा कि मेरा अपना बैच अपना चल रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट का। डेली लाइव क्लासेस होती हैं शाम के 6 बजे, और इसमें आपको कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट A to Z मैं आपको सिलेबस कराऊंगा। और आपके जुडिशियल एग्जाम्स के लिए, आपका APO एग्जाम्स के लिए, आपके JLO एग्जाम्स के लिए, आपके लॉ ऑफिसर एग्जाम्स के लिए, तो जितने भी लोग अपना इंटरेस्टेड हैं अभी के भी आप बैच डाउनलोड कर लीजिए। 30% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग इस ऑफर का अवेल करना चाहते हो तो कर सकते हो। और ये ज्यादा टाइम आपको पास नहीं है, लिमिटेड पीरियड के लिए, क्योंकि अब क्लासेस चालू हो चुकी हैं और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्लासेस होती हैं। टाइमली बेसिस पे आपको नोट्स मिलेंगे और मेंस के नोट्स मिलेंगे, जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी होते हैं, जो आपको मेंस के अंदर बहुत ज्यादा काम आएंगे। और जो लोग AIB की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने पूरा का पूरा एक बंच बना के रखा हुआ है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, जिसमें आपको केवल 215 रुपए के अंदर सारे के सारे 14 के 14 सालों के PYQs मिल जाएंगे, जो आपको AIB का अपना एग्जाम देने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे, याद रखिएगा। बस ये है कि मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। और जो लोग चाहते हैं कि 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट मुझे चाहिए, मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं, और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट अगर मैं यंग
जनरेशन का हूं तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ड्राफ्ट खरीदना, मेरे को यूज करना, कि अगर कोई भी केस में फाइल करने जाऊंगा, अगर कोई भी सूट फाइल करने जाऊंगा, अगर कोई भी रिट पिटीशन, एसएलपी, XYZ कोई भी चीज का मेरे को ड्राफ्ट चाहिए होगा, तो उस चीज का कोई भी लीगल नोटिस किसी को भेजना होगा, कुछ भी, तो आपको यहाँ पे 8,000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट 100% एडिटेबल, 100% एक्यूरेट वर्ड की फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। जो ये प्राइस लिखा हुआ है ना, ये पे करने की जरूरत नहीं है, 699 पे करने की जरूरत नहीं है, आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। बस आपको, और लाइफ टाइम वैलिडिटी दी है, जीवन भर के लिए आपको ड्राफ्ट मिल जाएंगे, याद रखिएगा। ऐप डाउनलोड करना है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है कि भाई प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का पार्ट है या नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, बट मैं आपको क्लियर बोलूंगा भाई, 2 केस याद कर लो, काम खत्म। बेरूबरी का केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि संविधान का प्रियम्बल जो है हमारा संविधान का पार्ट नहीं है। इसके बाद एक हमारा केस आया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के अंदर। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोल दिया था कि हाँ जी भाई, हमारा जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसको अमेंड किया जा सकता है, दैट्स इट। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई प्रियम्बल हमको क्या बताता है। अगर मैं संविधान को खोलकर पढ़ूंगा, उसके अंदर प्रियम्बल लिखा हुआ है। अब प्रियम्बल को पढ़ने के बाद मुझे क्या सीख देखने को मिलती है। पहली बात, संविधान का नेचर क्या रहेगा, संविधान के अंदर देश के लोगों के लिए क्या क्या बातें, क्या क्या अधिकार के बारे में बताया हुआ है, और प्रियम्बल के अंदर एक तारीख भी लिखी हुई है जो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। तो ये 3 चीज प्रियम्बल आपको बताएगा। पहला कि संविधान का नेचर क्या है, और सिटीजन जो है, भारत के जो नागरिक हैं, उनको क्या क्या चीजें मिलेंगी, और डेट के बारे में हमारे को बता रखा है। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 3 चीजें हमारे प्रियम्बल में बताई रखी हैं। सबसे पहली बात, भारत का जो ये संविधान है, नेचर क्या रहेगा, संविधान का नेचर क्या रहेगा, कि हमारा जो भारतीय देश है इंडिया, जिसको आर्टिकल नंबर 1 में नाम लिख के क्लियर तौर पे बता रखा है। तो अब इस केस के अंदर यहाँ पे क्लियर शब्दों में हमारे को समझना पड़ेगा कि जो ये हमारा संविधान देश है, ये क्या इसका नेचर है। नेचर क्या रहेगा, सबसे पहली बात, सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यूनिटी, इंटीग्रिटी। अब ये ना सीक्वेंस वाइज शब्द याद रखिएगा हमेशा। आपको क्वेश्चन में ना सीक्वेंस वाइज शब्द अगर आपके याद रहेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अब ये सीक्वेंस वाइज शब्द मैं कैसे याद करूंगा। देखो मेरे मुताबिक अगर आप मेरे मुताबिक समझना चाहोगे तो मैं ये बोलूंगा कि आप जो है ना ऐसा फॉर्मूला याद कर लो, एस क्यूब, ठीक है, और दूरी, DRUI, एस क्यूब दूरी, एस क्यूब ध्रुवी, ठीक है, ध्रुवी, एस क्यूब ध्रुवी, या DRUI या ध्रुवी, ऐसे करके आप नाम याद रख लीजिए। एस क्यूब का मतलब सबसे पहले तो सोवर्जन, सोवर्जन का मतलब भाई सुप्रीम पावर है, देश की सुप्रीम पावर है, बात खत्म। जो संविधान है वो देश का सुप्रीम है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई भी कानून नहीं है, कोई भी कोर्ट नहीं है, कोई भी सरकार नहीं है, पार्लियामेंट भी नहीं है, बात खत्म। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, सोवर्जन। फिर इसके बाद आ जाती है सोवर्जन के बाद सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब भाई समाजवादी, ठीक है, समाजवादी। अब इसके बाद आती है सेकुलर, सेकुलर का मतलब नॉन रिलीजन। ये जो संविधान है भाई, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या एनी अदर कोई भी रिलीजन या कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, संविधान जो है उनके ऊपर बायस नहीं होगा। संविधान का कहने का मतलब यह है कि संविधान हमारा क्या है, नॉन रिलीजन है, ये कोई भी जाति, धर्म, XYZ के ऊपर बिलीफ नहीं रखता है, बात खत्म हो जाती है। तीसरी बात आ जाती है हमारी सेकुलर भी पढ़ लिया तो एस क्यूब हो गया। पहला आता है सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये 3 शब्द मेरे खत्म हो गए। अब ध्रुवी, ध्रुवी से मतलब डी से क्या आता है, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, कि जो देश के द्वारा वोटिंग करके जो भी चीज चुनी जाएगी वो जो देश के लोग हैं वो ही चूज करेंगे, लोकतांत्रिक रहेगा, याद रखिएगा। रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब जो भारत की जनता होगी वही राजा होगी, भारत की जनता जिसको चूज करना चाहेगी, जिसको राजा बनाना चाहेगी, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहेगी, वही अपना रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ऐसा संविधान का नेचर है, बात खत्म हो जाती है। तो एस क्यूब में सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डी से डेमोक्रेटिक, आर से रिपब्लिक, अब यू से क्या आता है, यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकता, कि अगर जो संविधान है ये जो एकता बनाने की बात करता है, अपना एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करने की बात करता है, एकता बनाने की बात करता है। अब आई से आता है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी, अखंडता, कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, संविधान के अंदर जो जो बातें बोल रखी है वो ऑनेस्टी से लिखी हुई है, किसी के ऊपर बायसनेस शो करते हुए नहीं लिखी हुई है, एकदम शुद्धता से, ऑनेस्टी से ये सारी बातें लिखी हुई है। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि हमारे संविधान का नेचर पता करने के लिए मुझे क्या चीज पढ़नी चाहिए, प्रियम्बल पढ़ना चाहिए। प्रियम्बल पढ़ने के बाद मुझे क्या पता लगा, एस क्यूब ध्रुवी, एस क्यूब का मतलब अपना सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक,
यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये शब्दों के बारे में हमने पढ़ा। और मैंने अभी आपको क्या सिखाया था कि जो हमारा ये सोशलिस्ट है, सेकुलर है और इंटीग्रिटी है, ये तीन शब्द जो है हमारे ऐड ऑन करे गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946 के अंदर। तो मैं शब्द का आपको सर्कल लगा देता हूँ। एक तो ये सोशलिस्ट वाला, एक सेकेंड, ये मेरा 1 मिनट, ठीक है। एक तो एक हमारा सोशलिस्ट, एक हमारा सेकुलर और एक हमारा ये इंटीग्रिटी, ये तीन शब्दों का हमारा ऐड ऑन करा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946 के बाद में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मेरे को भाई संविधान बताता क्या है, मैं अगर सिटीजन ऑफ इंडिया हूं तो संविधान जो है मेरे लिए क्या बता रहा है। पहली बात, मेरे को एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया जस्टिस मिलेगा। अगर कोई भी सोशल मुद्दा हो, अगर कोई भी इकोनॉमिकल मुद्दा हो, अगर कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा हो, तो संविधान का कहना है कि भाई मेरे को जस्टिस मिलेगा। लिबर्टी, अगर मेरे को अपने डेवलपमेंट के लिए कहीं पे जाना है, कोई एक्टिविटी करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, कोई काम धंधा सीखना है, कहीं पे कुछ भी करना है, तो मेरे पास लिबर्टी है। मेरे को लिबर्टी कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। बात खत्म हो जाती है कि मेरे पास लिबर्टी है। तो कोई भी मेरे डेवलपमेंट ऑफ माई पर्सनैलिटी को रोक लगाने के लिए कोई मेरे को ये नहीं बोल सकता कि मैं काला हूं, गोरा हूं, मेरे बाल काले हैं, सफेद हैं, कुछ भी XYZ। तो मेरे को इन रीजंस की वजह से रोका नहीं जा सकता है। मेरे पास लिबर्टी है मेरे को अपनी पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए। याद रखिएगा इक्वालिटी, कि अगर मैं कहीं पे अपनी जस्टिस लेने जाऊंगा, अगर मैं कोई अपनी लिबर्टी लेने जाऊंगा, तो मेरे साथ इक्वालिटी बिहेव करी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं अपना व्हाइट शर्ट पहन के आया हूं तो मेरे को कमरे के बाहर खड़ा करके काम करवाया जाएगा। अगर मैं ब्लैक शर्ट पहन के ब्लैक कोट डाल लूंगा तो मेरे को एंट्री मिलेगी। ऐसा नहीं होगा, मेरे को हर जगह पे इक्वालिटी मिलेगी। ऐसा संविधान के अंदर प्रेम्बल पढ़ने के बाद में ये पता लगता है। अब यहाँ पे फ्रेटर्निटी मतलब कि मेरे साथ में हर जगह पे भाईचारा निभाया जाएगा। अगर मैं X धर्म का हूं, Y धर्म का हूं, Z धर्म का हूं, तो मेरे को धर्म के तौर पे तोला नहीं जाएगा। मेरे को हर जगह पे भाईचारा मिलेगा। धर्म के तौर पे मेरे को ये तोला नहीं जाएगा कि अगर मैं X धर्म का हूं तो Y धर्म के लोगों के साथ में मेरे को खड़े होने की मतलब मेरे को अलाउ नहीं करा जाए, वो मेरे से मिसबिहेव करेंगे, ऐसा नहीं करा जाएगा। ये भाईचारा निभाया जाएगा हर जगह पे। अब आखिरी फाइनल चीज हमारे पर्टिकुलर केस में कि डेट, प्रेम्बल के अंदर जो ये डेट की बात करी गई है, डेट लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था ना कि आर्टिकल नंबर 394 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अनेक्टमेंट की डेट तो लिखी हुई है कि 26 जनवरी 1950 के अंदर हमारा संविधान अनेक्ट हुआ था, यानी कि एनफोर्स हुआ था, यानी कि पूरे देश में लागू हुआ था। लेकिन मैंने आप लोगों से क्वेश्चन करा था कि अनेक्टमेंट की डेट कहां पे लिखी हुई है। याद रखिएगा, अनेक्टमेंट की डेट हमारी प्रेम्बल के अंदर लिखी हुई है, कोई भी आर्टिकल में नहीं लिखी हुई है। तो 26 नवंबर 1949 के अंदर हमारा पूरे संविधान बनकर रेडी हो गया था, अनेक्ट हो गया था। लागू होने की बस डेट यहाँ पे डिसाइड करी गई थी 26 जनवरी 1950 को, जो हमारा आर्टिकल नंबर 394 के अंदर बता रखा है। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है आपसे एग्जाम के लिए, तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान का सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? वी द पीपल। याद रखिएगा कि बहुत एग्जाम MCQ में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोर्स क्या है हमारा? BR अम्बेडकर जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, वी द पीपल है, या डी नन ऑफ द अबव है? आपको टिक करना है वी द पीपल। संविधान का सोर्स क्या है? वी द पीपल। हालांकि ये सोर्स भी हमने अडॉप्ट करा है USA से, याद रखना। ये सोर्स जो हमने अडॉप्ट करा है USA से। सारी चीजें जो मेरे मुंह मैं आपको प्रोनाउंस करवा रहा हूं, बोल रहा हूं, ये सारी चीजें आपको PDF में देखने को मिल जाएगी। और फाइनली आप लोग अगर मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF देखने को मिलेगी, बैचेस देखने को मिलेंगे, जुडिशरी के बैचेस देखने को मिलेंगे, अदर चीजें भी देखने को मिलेंगी। कंप्लीट पैकेज है, और कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आती है, एग्जाम्स की हो गई, एडमिट कार्ड्स की हो गई, जॉब्स की हो गई, उसकी आपको नोटिफिकेशन PDF और सारी की सारी अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन पिन करके भी मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा देता हूं। इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी एप्लीकेशन आपको इतना क्लियर तरीके से नहीं मिलेगा कि जहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हो टाइमली बेसिस पे। तो एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करेगा और बहुत फायदा आपको मिलेगा, याद रखना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।